अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अमेरिका की हेजेमनी इस दुनिया में पिछले तकरीबन 80-90 साल से कायम है और ये दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेटर है। ह्यूमन राइट्स के लेक्चर ये दूसरों को देता है। इसके अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड सबसे बुरे हैं। हम पहले अमेरिका के अंदर की बात करें। हम अक्सर वीडियोस देखते हैं कि किस तरह घुटना ज़मीन पे गिरा के बंदे को उसके गर्दन पे घुटना रख के ज़ोर से और 4-5 पुलिस वाले उसको मार रहे होते हैं। मैं आपको वो सब वीडियोस दिखा नहीं सकता, मौजूद हैं। ये अमेरिका का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है। इतनी वीडियोस आती रहती हैं। अभी पिछले दिनों एक लड़की थी, उसको पुलिस स्टेशन में ले गए और फिर उसको पूरी ताकत से ज़मीन पे गिराया, उसका सर फट गया, वो मर गई उधर। अमेरिका की पुलिस से ज़्यादा ब्रूटल पुलिस शायद पाकिस्तान इंडिया की भी नहीं है, लेकिन वो सब अंदर खाने रह जाती हैं। इनके भाषण जो होते हैं ना ह्यूमन राइट्स के और सिविल लिबर्टीज़ के, वो सब बाहर की दुनिया के लिए हैं। ये एक ऐसा घिनौना अमेरिका का रूलिंग सिस्टम है जो एक कॉरपोरेट सेक्टर चलाता है। वो कॉरपोरेट सेक्टर के अपने थिंक टैंक्स होते हैं। उस थिंक टैंक के उन थिंक टैंक्स जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उनके लिए रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर से बाकायदा इजाज़त और डिक्टेशन लेके बनाते हैं। और अमेरिका की टोटल ग्लोबल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी चलती ही कॉरपोरेट सेक्टर के फ़ायदे के लिए। अमेरिका के जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर है। हिटलर ने वो जुल्म नहीं किए जो इसने किए हैं अमेरिका ने पिछले 50-60 साल, 70 साल, ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अमेरिका ने दुनिया के कितने मुल्कों को तबाह और बर्बाद कर दिया। वो मुल्क जो खुशहाल थे, जो अमीर थे, और अपने इनके मुल्क में जो सबसे डिप्राइव्ड लोग हैं ना, वो या तो ब्लैक्स हैं या हिस्पैनिक हैं या रेड इंडियंस, ओरिजिनल अमेरिकन जो रेसिडेंट थे, वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड पीपल हैं। इतने गरीब हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका जैसे मुल्क में इनका ये हाल है। इसीलिए कभी आप देखते हैं कि वहाँ पे जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर्स मूवमेंट में हमने देखा, सुपरमार्केट्स को, कपड़ों के स्टोर्स को, एटीएम मशीन्स को, आम दुकानदारों को लूट मार करके लोग सामान लेके किस तरह जा रहे थे। ये हमने श्रीलंका में नहीं देखा। ये हम किसी सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन्होंने बनाई है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। कहीं हम ये नहीं देखते जो अमेरिका में होता रहता है। इनकी गन कल्चर देखें। ये गन कल्चर इसलिए है कि वहाँ पे गए ही क्रिमिनल थे। यूरोप में जब अब कोलंबस के बारे में भी कहानी आ रही है कि इससे पहले कई जहाज पहुँच चुके थे, लेकिन बहरहाल जब अमेरिका के बारे में पता चला दुनिया को कि एक न्यू वर्ल्ड है, वहाँ पे नई दुनिया मिली है, तो यूरोप से डायरेक्ट समंदर का रास्ता था। उस वक्त समंदर से ही, शिप से ही जाते थे। तो यहाँ से बड़े बड़े गैंग्स, क्रिमिनल्स के जहाज भर के जाते थे, बंदूकें लेके जाते थे, और वहाँ पे रेड इंडियंस जो थे बंदूक के जोर पे उनको कब्जा कर किया। वास्ट लैंड्स, बड़ी बड़ी मीलों ज़मीनें ले ली। फिर ये आते थे अफ्रीका, यहाँ से स्लेव्स, मार्केटें थी बाकायदा स्लेव्स की, उन कालों को, स्लेव्स को लेके जाते थे और खेती बाड़ियाँ, और तब से ये अमेरिका में तरक्की शुरू हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारे क्रिमिनल लोग थे, बंदूकें रखते थे अपने पास। आपने काउबॉय फिल्में और ये सब देखी होंगी, और उन बंदूकों के जोर पे स्लेव्स, 2-2 हज़ार स्लेव एक आदमी के पास होते थे, पूरी इसकी ज़मीनों पे काम करते थे। बंदूक के जोर पे उनको स्लेव बना के रखते थे। आज भी बंदूकें आम हैं अमेरिका में। क्या एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में
बंदूक सिविलियंस के पास इस तरह होती हैं। ये चलें, एक मिसाल है, अफगानिस्तान है जिसको अमेरिका ने तबाह करके रख दिया। अब वहाँ पे बंदूक लोग रखते हैं कि वहाँ किसी का पता नहीं कब किसको मार दिया जाए। अमेरिका तो एक सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। बच्चे बच्चे के बंदूक, अभी जो नेफ्शिल में जो एक लड़की, जो बाद में पता चला है कि वो ट्रांसजेंडर थी, वो एक्स स्टूडेंट थी उसी स्कूल की, उसने वहाँ जाके 14 आदमी मार दिए। उसने 7 बंदूकें खरीदी हुई थी, 3 लेके गई थी, बाकायदा मुकाबले की तैयारी से गई थी। आप मुझे ये बताएं कि इसको आप सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं? कोई सिविलाइजेशन नहीं है ये गुंडों का, मवालियों का माशरा है। पूरे दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बुला के अपने मुल्क में इंडिया से, चाइना से, कोरिया से, जापान से, और कॉरपोरेट सेक्टर चला रहे हैं। मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कल मैं यूनाइटेड नेशंस का बंदा हूं, वहां पे काम किया है 29 साल। मेरी पूरी तरबियत ही एंटी रेसिज्म और एंटी फैशिज्म के ऊपर रही है। मैं कास्ट, क्रीड, कलर, कल्चर, किसी भेदभाव का मानता ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को मानता हूं कि इंसान इस दुनिया का सबसे अफजल, सबसे सुपीरियर पर्सन है और हर इंसान इक्वल है। लेकिन ये लोग नहीं समझते, वाइट सुपरमेसी एग्जिस्ट करती है। अमेरिका के जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, आर्म्स, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, आईटी, ये अमेरिका की रूलिंग ओलिगार्की है। अब आप हथियारों की बात करें, दुनिया भर में जितना भी हथियार का कारोबार होता है ना, उसमें 40% अमेरिका बेचता है, 65% अमेरिका और यूरोप बेचते हैं। यूरोप अमेरिका का अलाय है ना, इसीलिए तो है। 65% पूरी दुनिया में जितना हथियार बिकता है ना, वो अमेरिका और यूरोप बेचता है, जिसमें अकेला अमेरिका 40% हथियार दुनिया भर में बेचता है। सऊदी अरब को 78% सऊदी अरब का जो हथियार है ना, वो अमेरिका से आता है। डरा के रखा हुआ है। आप यकीन माने कि हमने नहीं देखा कि सऊदी अरब जब 1935 में कंट्री बना, उसको किसी से खतरा था। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड उसकी इज्जत करते थे, दोस्त थे। पूरे अरब वर्ल्ड उसकी इज्जत करते थे, दोस्त थे। डरा के रखा। पहले इजराइल से, इजराइल को वहां पे इसलिए वो किया गया कि इनको डरा के रखा जाए। अब धड़ाधड़ हथियार बेच रहे हैं कतर को, कुवैत को, इमारात को, बहरीन को, ओमान को, 79 से पहले ईरान को, इजराइल से डरा के। इजराइल का खौफ कम किया तो ईरान से डरा के रखा। पेट्रोल सस्ते में ले रहे हैं, डरा के रखा। अजीज दोस्तों, सितंबर 2002 में, देखिए पहले मैं जरा जॉर्ज बुश के बारे में बता दूं। पहले भी बताया था, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन जो रूलिंग ओलिगार्की है, प्रेसिडेंट एक स्पोक्स पर्सन होता है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, निक्सन की मेमोर से आपको बताया था। इसके अलावा कई प्रेसिडेंट्स का ये वो है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन होता है, पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट से आती है। वरना रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर 1988 में प्रेसिडेंट बनता है। उसने इराक पे हमला किया। उसके ज़माने में अफगानिस्तान की वार चलती रही। जॉर्ज बुश के बाद क्लिंटन आता है, उसने भी ये 2 वार कंटिन्यू रखी। क्लिंटन के बाद ओबामा आता है, उसने भी ये 2 वार कंटिन्यू रखी। बल्कि उसने तो क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश जूनियर आया, उसने तबाही मचाई। यही चीज़ें रखी कंटिन्यू। वो रिपब्लिकन था, क्लिंटन डेमोक्रेट था। फिर डेमोक्रेट आता है ओबामा, उसने भी तबाही रखी।
नए फ्रंट खोले, सीरिया, लीबिया, ये वो। उसके बाद ट्रंप आता है। ट्रंप का एक पीरियड ऐसा था जो जंगों से निकलने का पीरियड था, इसीलिए ट्रंप इनके सिस्टम में मिसफिट था। आज बताएं, अमेरिका की हिस्ट्री का पहला प्रेसिडेंट है जिसको इंडाइक्ट किया गया है और इसको गिरफ्तार करने की तैयारी है। किस लिए? कि 2006 में इसने एक पोर्न स्टार को पेमेंट की थी। उस वक्त तो ना वो प्रेसिडेंट था ना किसी सरकार में था, एक प्राइवेट बिजनेसमैन था। इस चक्कर में इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जबकि क्लिंटन मोनिका ल्यूएंसी के साथ अपने ऑफिस में सेक्स करता था एज ए प्रेसिडेंट। उसको तो इंडाइक्ट नहीं किया गया, उसको तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके ऊपर तो कोई केस नहीं चला, उसको तो रिजाइन भी नहीं करना पड़ा। पूरे टर्म किए इसने अपने। वाटरगेट स्कैंडल निक्सन के ऊपर इतना बड़ा था, नथिंग। देखा जाए तो ये 3 जो प्रेसिडेंट हैं ये सबसे बड़े वार क्रिमिनल मैनकाइंड हिस्ट्री के, जो हम रिसेंट हिस्ट्री का हैं। कोई नहीं, ट्रंप को पकड़ रहे हैं। केस क्या है? एक पोर्न स्टार को पैसे दिए थे। अबे दुनिया का कौन सा, अमेरिका का कौन सा ऐसा कॉरपोरेट सेक्टर का, जैसे ट्रंप एक कॉरपोरेट सेक्टर है, ट्रंप एक बिलियनर है, अमेरिका का कौन सा ऐसा बिलियनर है जो अय्याशी नहीं करता? रूपर्ट मर्डॉक ने अभी 92 साल की उम्र में शादी की। वो प्लेबॉय मैगजीन का जो मालिक था अभी 2-3 साल पहले मर गया। उसकी आप स्टोरियां सुने, मतलब मैं इधर बोल नहीं सकता। जो लड़कियां वहां पे रात रात भर, दर्जनों लड़कियां, इसकी रोज कोई पार्टी होती थी, वो पार्टी में दर्जनों लड़कियां मंगवाता था। क्या उनके साथ होता था, उन लड़कियों के इंटरव्यू आप ढूंढ के पढ़ें गूगल पे। ट्रंप को वो कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप एक मिसफिट था और अब खतरा बन गया है कि बाइडेन एक ब्लंडर है जो कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट खुद पछता रही है, उसको लाके एक एम्बेरसमेंट है। तो ट्रंप भाई साहब कहीं 2024 में वापस आ जाए तो अमेरिकन कौम इस वक्त चेंज लाना चाह रही है, तो इसलिए ट्रंप को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ये आया है बाइडेन, एक मतलब बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त इंसान, और इसको पता ही नहीं होता क्या बोल रहा है। रोज गिरता रहता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरता है, इधर क्या बोल रहा है। वो नेशविल में लड़की ने वो जो 14 आदमी मार दिए, 7 स्टूडेंट और 7 टीचर्स, तो लतीफ़े सुना रहा है ये वो वाकया बताते हुए। टोटल एम्बेरसमेंट। तो अजीज दोस्तों, इसी कॉरपोरेट सेक्टर, इसी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन जॉर्ज बुश को लाई थी 2000 में। अल गोर इलेक्शन जीता था, लेकिन जॉर्ज बुश का भाई जेफ बुश फ्लोरिडा का गवर्नर था। फ्लोरिडा के रिजल्ट मैनिपुलेट किए गए, जॉर्ज बुश को प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि एक एजेंडा पूरा करना था जो इसके बाप ने शुरू किया था इराक में। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 45 मिनट में इराक किसी भी मुल्क पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकता है। ये इनके खबरें थी जो इन्होंने रीजंस दिए थे, जो कि हम हमला कर रहे हैं। पूरी दोषी निकाली थी कि केमिकल वार स्ट्राइक्स करेगा सद्दाम हुसैन और 45 मिनट में सऊदी अरब, इजराइल और कई कंट्रीज को टारगेट कर सकता है। अजीज दोस्तों, हुआ ये कि ऐसा कुछ नहीं हो सका और जॉर्ज बुश ने यूरोप को कहा कि मेरा साथ दो, नेटो को कहा मेरा साथ दो, फ्रांस और जर्मनी ने कहा हम साथ नहीं देंगे क्योंकि हम इस रिपोर्ट पे बिलीव नहीं करते। इंग्लैंड एक बगल बच्चा है अमेरिका का, उसने कहा ठीक है हम साथ हैं। टोनी ब्लेयर ने कहा बिल्कुल हम साथ हैं। ये जैक स्ट्रॉ जो अभी बीबीसी पे मोदी जी की रिपोर्ट आई थी जिसमें इंटरव्यू देता फिर रहा था मोदी जी के बारे में कि गुजरात में ये हुआ था और वो हुआ था, इनके हाथ क्या, इनके पूरा जिस्म खून में डूबे हुए हैं। उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था ब्रिटेन का। इन्होंने कहा हम करेंगे हमला, और 20 मार्च 2003 को अमेरिका, इंग्लैंड और इसके कुछ चमचे इराक पे हमला करते हैं। पहली रात में बगदाद शहर पे
500 क्रूज मिसाइल मारे गए। 8 साल वो जंग चली है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इतना ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं था सद्दाम हुसैन। दुनिया के हर मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होता है, कहीं ना कहीं करना पड़ता है। कहीं सरकार करती है, कहीं नॉन स्टेट एक्टर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करना पड़ता है। अमेरिका जैसे मुल्क में होता है। इन्होंने एक खुशहाल मुल्क था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई मुल्कों से लोग वहां पे जॉब करने जाते थे। डेवलप्ड कंट्री कहलाता था। और जब सऊदी अरब में अभी नया नया पैसा आया था 70s में, सऊदी अरब में सिर्फ डेजर्ट होते थे। हम जब सऊदी अरब में गए तो मुझे याद है कि बलद जद्दा का एक इलाका था जो कि डाउनटाउन कह लें, सिटी सेंटर कह लें। वहाँ पे एक 15-16 माले की बिल्डिंग थी। वो हमें लगता था यार कितनी लंबी बिल्डिंग है। आज 100 माले की बिल्डिंगें वहाँ बन गई हैं। उस जमाने में जो सऊदी अरब, दुबई का हाल था, उस वक्त इराक डेवलप्ड कंट्री था, तबाह करके रख दिया। ऑयल रिच कंट्री, किसी को पता नहीं कि इतना गोल्ड रिजर्व था इसका, इतना डॉलर रिजर्व था, कहां गया। 8 साल जंग की, 4490 अमेरिकन फौजी मारे गए, 179 ब्रिटिश फौजी मारे गए और लाखों इराकी सिविलियन मारे गए। आज इराक तबाहशुदा कंट्री है। ये वार क्राइम्स नहीं है क्या? जो लोग आज रो रहे हैं वेस्ट में कि यूक्रेन में रशिया ने इन्वेजन किया है, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक इतना अच्छा डेवलप्ड कंट्री यूक्रेन को रशिया ने तबाह कर दिया। जो इराक पे किया है उसके मुकाबले में रशिया ने कुछ भी नहीं किया। पहली रात में 500 क्रूज मिसाइल मारे हैं और उसकी प्राइस सऊदी अरब और अरब कंट्री से ली है, कुवैत वगैरह से, ये डरा के कि तुम पे हमला करने वाला है इसलिए हम तुम्हें बचाने आए हैं। मसीहा बन के आए थे, नजात दहिंदा बन के आए थे। कीमत सारी अरबों से ली, बंदे सारे इराक के मारे और लूट मार करके यहां से देखें शिप जा रहे हैं भर भर के। कौन पूछने वाला है? इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और इतने बड़े बड़े वार शिप थे जो इनके, इसमें क्या वापस लेके जा रहे हैं? किसने क्या देखा है? डॉलरों की और गोल्ड की मतलब इतना जबरदस्त रिजर्व था, कहां गया किसी को पता नहीं। ये इराक के साथ किया। अब आते हैं लीबिया। लीबिया के साथ इन्होंने क्या किया? अब ये लीबिया में गए। ये डेविड एथरटन ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, इन्होंने अभी ये लिखा है कि 2011 में लीबिया के कद्दाफी को कत्ल किया गया और ये कहा गया कि ये करप्ट रेजिम है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं ना, जो इनके लिए डॉलर के बदले में एक और करेंसी। अब लीबिया का पहले जो अटैक किया अमेरिका ने, इससे पहले सब लीबिया में रहने वालों के लिए हेल्थ केयर फ्री थी, एजुकेशन फ्री थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी। दुनिया में कहीं नहीं है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में भी एक भी होमलेस इंसान नहीं था, सबके अपने घर थे। एक भी इलिटरेट आदमी नहीं था, सब पढ़े लिखे थे। वहां पे आम आदमी को लोन जो मिलती थी वो इंटरेस्ट फ्री मिलती थी। शादी करनी है आपको बोनस मिलता था $50,000 या पता नहीं इतना। अगर एक आदमी का बच्चा शादी कर रहा है और इसके पास घर नहीं तो सरकार उसको घर देती थी। एक भी होमलेस नहीं था। जितना तेल पेट्रोल बेचता था लीबिया की सरकार, उसका एक परसेंटेज आम आदमी के बैंक अकाउंट में, सब लीबिया के लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका का प्लान कर रहा था और कई उसने अफ्रीकन कंट्रीज के दौरे किए और उसने कहा कि हमें
यूनाइट होना चाहिए, हम रिसोर्सेज से माला माल हैं, हम कॉलोनियल पावर्स को निकाल दें। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म था, ये जुर्म माफ़ करने जैसा नहीं था। ये थे गद्दाफी के जुर्म। अब अमेरिका के हमले के बाद आज का लीबिया क्या है आपके सामने रखता हूं। स्लेव ट्रेड वहां पे शुरू हो गई है, गुलाम बेचे जा रहे हैं। मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी एक बार। सिविल वॉर चल रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। वहां से लोग रेफ्यूजीज यूरोप की तरफ भाग रहे हैं। वो वक्त था लीबिया में लोग जॉब करने जाते थे, आज लीबियंस भाग भाग के अजाइलम ले रहे हैं। डिस्टेबलाइजेशन, वायोलेंस वहां पे भर गया है। ये हाल क्या है इन्होंने लीबिया और इराक का, और एक कंट्री है सीरिया। कोई मसला ही नहीं था उसका कहीं। सद्दाम हुसैन था लीबिया, इराक में गद्दाफी था इधर। सीरिया तो इतना बड़ा पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी नहीं था, एक हिस्टोरिकल कंट्री था, हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। क्या हुआ? सिस्टम में नहीं बैठ रहा था, डिक्टेशन पे नहीं चल रहा था बशर उल असद। सारे अरब कंट्रीज के लीडर्स को इन्होंने मुट्ठी में किया हुआ था। इजिप्ट है, नॉर्थ अफ्रीकन मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जेरिया, सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज, जॉर्डन, लेबनान, सब इनके कंट्रोल में थे। कौन नहीं था? इराक, लीबिया और सीरिया डेमोक्रेसी पहुंच गए। जाओ ना, चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है। तुम्हारे बाप की हिम्मत है, जाके कर सकते हो, चाइना में डेमोक्रेसी ला सकते हो। चाइना में भी ह्यूमन राइट सबसे ज्यादा वायोलेट हो रहे हैं। हिम्मत है? नहीं। यहां से दौलत लूटी है, तबाह करके रख दिया। आज अमेरिका आइसोलेट होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका तन्हा होता जा रहा है। चाइना से पंगा, रशिया से पंगा, नॉर्थ कोरिया ने अभी रजिस्ट्रेशन शुरू की। 8 लाख सिविलियंस ने अपना नाम दिया है कि अगर अमेरिका से जंग शुरू हुई तो हम जंग लड़ने को तैयार हैं। 8 लाख। और अमेरिका से ज्यादा दूर नहीं है, इनके मिसाइल अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकते हैं। चाइना ने ईरान, सऊदी अरब का मुआहदा करा के अमेरिका को फिक्र में डाल दिया। और अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हम चाइना रशिया ब्लॉक में जा रहे हैं। और किंगडम ऑफ सऊदी अरब की कैबिनेट ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रशिया और चाइना ने बनाई है, उसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज आहिस्ते आहिस्ते अमेरिका के चुंगल से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकन डॉलर की हेजेमनी खत्म हो रही है। एक तरफ 19 मुल्कों ने कहा है कि हम इंडियन रुपीस के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी कितने कंट्रीज ने कहा हम चाइनीज युआन में ट्रेड करेंगे। अब चाइना और इंडिया का मतलब होता है 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन से जो भी ट्रेड करेगा वो इनकी करेंसी में करेगा। फिर अभी एक मीटिंग हुई, ग्लोबल साउथ कहते हैं कि रशिया यूक्रेन वार में वेस्ट के साथ नहीं है। ब्राज़ील नहीं है, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, अरब कंट्रीज नहीं है। अब पुतिन के साथ मीटिंग हुई। 40 अफ्रीकन कंट्रीज ने मॉस्को में जाके पुतिन के साथ मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की। वॉशिंगटन के लिए फिक्र की बात नहीं है क्या? कितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं कि ये आप देखें कि बल्गारिया ने हंगरी और ऑस्ट्रिया के तरह
मना कर दिया कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। यूरोपियन कंट्रीज हैं, हंगरी, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन, बल्गारिया, इन्होंने मना कर दिया। हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट को डांट लगाई है। उसने डांटते हुए कहा है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट हम दूसरे लोगों के मामलात से दूर रहे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर इंक्रोचमेंट करता है, हमारे मामलात से दूर रहे और दूसरे मुल्कों के मामलात से दूर रहे। अब लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, अमेरिका इज गेटिंग आइसोलेटेड। तो अजीज दोस्तों, अमेरिका के हवाले से ये मैंने बताना था कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के ये भाषण है ना, दूसरों के लिए है। ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन की सबसे बड़ी मिसाल है ना, वो बगराम जेल है, अबू गरीब जेल है, गुआंतानामो बेल है। गुआंतानामो बे अमेरिकन जेल है जो कि क्यूबा में बनाई है ताकि अमेरिका का लॉ वहाँ पे असर ना करे, क्योंकि अमेरिकन लॉ अमेरिकन मेनलैंड पे काम करता है। उन्होंने क्यूबा में बनाई। गुआंतानामो बे के बाद अबू गरीब जेल की कहानी आप गूगल पे देख सकते हैं। क्या ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुई है, इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं हुई है। कैदियों पे कुत्ते छोड़े हैं इन्होंने, सेक्सुअल टॉर्चर किया है। इराक की अबू गरीब जेल और अफगानिस्तान की बगराम जेल, ये हमें भाषण देते हैं ह्यूमन राइट्स के, ये हमें डेमोक्रेसी पहुंचाने आते हैं। इनकी अपनी डेमोक्रेसी में कोई इलेक्शन इनका जेन्युइन नहीं होता, रिग्ड होते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।